सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन टुडे। आज के सेशन में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एक टर्म कॉस्ट इम्प्रूवमेंट। ये हमारा जो टाइटल है वो कॉस्ट रिडक्शन है, लेकिन जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में टर्म यूज होती है वो कॉस्ट इम्प्रूवमेंट है। कॉस्ट इम्प्रूवमेंट मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट्स और कॉस्ट। सो व्हाई वी नीड टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, क्यों जरूरी है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज रखना। प्रॉफिट जनरेशन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना ही क्यों जरूरी होता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट इम्प्रूवमेंट को देखेंगे कि कैसे कैसे कॉस्ट जो है वो सेव की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, किस तरह से ये होती है। फिर एंड टू एंड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि वैल्यू चेन में ज्यादा फोकस हमारा किस एरिया पे होता है और किस एरिया पे हमारा फोकस नहीं होता और किस एरिया पे फोकस रखना चाहिए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हम बाज दफा ऐसे होता है कि अपनी वैल्यू चेन के किसी एक पोर्शन पे तो फोकस कर रहे होते हैं लेकिन बाकी पे फोकस नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से हमारा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लॉस्ट हो रही होती हैं, तो इसलिए हम एंड टू एंड कंसेप्ट को भी देखेंगे। फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट कंसेप्ट को भी देखेंगे इसमें। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट कैन सेव लॉट ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद हम लीन डिजाइन और लीन थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निक्स कैसे कॉस्ट को सेव करती हैं। फिर हम दो इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिकली कॉस्ट रिडक्शन के लिए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। उसमें एक बॉटम अप लॉस ट्री एनालिसिस उसे कहते हैं, एलटीए जो लिखा हुआ है, और एक है टॉप डाउन अप्रोच टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसमें हम स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज करते हैं और उनमें आइडेंटिफाई करते हैं इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज या प्रोजेक्ट्स को, तो उसको आईपीए कहते हैं, आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज एंड असाइन। और इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जो यूज किसी भी कॉस्ट रिलेटेड केपीआई को अचीव करने के लिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को अचीव करने के लिए। और हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। ये आज के इस सेशन के मेन एजेंडा पॉइंट्स हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कॉस्ट इम्प्रूवमेंट की टाइप से। और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट क्या है, ये रिलेटिवली आपको लग रहा होगा एक डिफरेंट सी टर्म है कॉस्ट इम्प्रूवमेंट। मतलब हम कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे थे और ये कॉस्ट इम्प्रूवमेंट आ गई। कॉस्ट इम्प्रूवमेंट मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट और बजट। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एसेट इंटेंसिटी एक मैयर है, परफॉर्मेंस मैयर है जो एक एफिशिएंसी को शो करता है मशीन्स की। होलिस्टिक परफॉर्मेंस मैयर है, उसकी एसेट इंटेंसिटी 70% है। ये एक हमारी बेस लाइन कॉस्ट है। बेस लाइन कॉस्ट मतलब हमने एक ईयर क्लोज किया, फॉर एग्जांपल वी हैव क्लोज्ड ए ईयर ऑफ 2023, और इस ईयर में हमारी जो एसेट इंटेंसिटी रही वो 70% रही। हमने अगले साल में एक कॉस्ट इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लिया, यानी कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की या कोई स्टैंडर्ड इंप्रूव किया या कोई इनिशिएटिव लिया, और उसके बाद हमारी जो एसेट इंटेंसिटी है वो 75 पे चली गई, 75% पे चली गई। यानी हमारी मशीन्स की यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी होलिस्टिकली बेटर हो गई। तो इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो है न्यू एक्चुअल। अब ये न्यू एक्चुअल कॉस्ट है। ये कॉस्ट इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल्स दी गई हैं। अच्छा, इसमें अब जो टोटल हमारी किसी चीज को प्रोड्यूस करने में एफिशिएंसी रही है वो बढ़ गई है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गई है, एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारी कुछ कॉस्ट जो है इसमें सेव हो गई है या इम्प्रूव हो गई है कॉस्ट हमारी। कॉस्ट इंप्रूवमेंट की अब यहाँ में डेफिनेशन आ रही है कि कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए बेस लाइन कॉस्ट एंड न्यू एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द लेटर हैज बीन इम्प्रूव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एन इनिशिएटिव। ये भी जरूरी है कि
कॉस्ट जो है वो किसी इनिशिएटिव के जरिए बेहतर की गई हो, वरना जेनेरिकली उसका इफेक्ट जो है किसी और वजह से भी हो सकता है। मसलन उसका इफेक्ट हो सकता है इन्फ्लेशन कम या ज्यादा होने की वजह से, करेंसी वैल्यू डिवैल्यूएशन की वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। वो वाली कॉस्ट जो है उसको हम इम्प्रूवमेंट नहीं कहेंगे, वो तो मार्केट की सिचुएशन की वजह से है। अगर हमने कोई इनिशिएटिव लिया है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट रिडक्शन होगी उसको हम कहेंगे कि ये कॉस्ट इम्प्रूवमेंट है। बेस लाइन कॉस्ट और न्यू एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे कॉस्ट इम्प्रूवमेंट। 70% हमारी एसेट इंटेंसिटी रही, यहाँ पे हमारी 600 मिलियन की कॉस्ट आई है फॉर एग्जांपल, और जो न्यू कॉस्ट है वो 400 मिलियन की आई है। एसेट इंटेंसिटी 75% होने की वजह से, और 200,000 जो है वो हमारी कॉस्ट इंप्रूवमेंट या सेविंग है। अच्छा, अब कॉस्ट इंप्रूवमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कॉस्ट रिडक्शन एंड यूज है, कॉस्ट अवॉइडेंस है, ये दो मेन इसकी टाइप्स हो सकती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कॉस्ट रिडक्शन एंड यूज क्या है? इसका मतलब है कि किसी इनिशिएटिव को लेके आपकी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कॉस्ट थी किसी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग साइट की 5,000 मिलियन कॉस्ट थी, और आपकी इस साल की जो कॉस्ट है वो 4,000 है। तो 1,000 का जो डिफरेंस है, अब न्यू एक्चुअल कॉस्ट, करंट बेसलाइन कॉस्ट, लास्ट ईयर कॉस्ट, लास्ट ईयर की एक्चुअल कॉस्ट में और करंट बेसलाइन की कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको हम एक लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और यूं समझे कि एक बजट से कंपेयर करें करंट बेसलाइन कॉस्ट। और न्यू एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 3,000 है। न्यू एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये है कि हमने 4,000 का बजट अप्रूव करवाया और हमारी जो एक्चुअल स्पेंड हुआ वो 3,000 हुआ, लेकिन पिछले साल हमारी यही वाली चीज की कॉस्ट जो है वो 5,000 थी। तो ये अब हमारे पास बेसिकली दो एरियाज आ गए हैं कंपैरिजन के एक्चुअल कॉस्ट से। एक्चुअल कॉस्ट हमारी 3,000 है इस साल की, हमने बजट 4,000 का अप्रूव करवाया था, और लास्ट ईयर हमारी 5,000 थी। तो इसमें जो हमारी कॉस्ट रिडक्शन है वो बेसिकली 1,000 है, यानी 1,000 की कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दी है बाय टेकिंग सम इनिशिएटिव। करंट ईयर इज बेटर देन लास्ट ईयर सो इट इज आवर बेस लाइन नाउ। इसमें कंसेप्ट बेसिकली ये है इम्पोर्टेंट कि हम इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन और इनको अकाउंट फॉर करते हुए जब बजट सेट कर रहे होते हैं या टारगेट सेट कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में हमने लास्ट ईयर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उसमें हमने एक सर्टेन कॉस्ट हमारी इनकर हुई, और हमने उसकी जो एवरेज पर यूनिट है उसको लिया। फॉर एग्जांपल वो 5,000 पर यूनिट थी पिछले साल की, और करंट बेसलाइन जो इस साल की हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है वो 4,000 आई है, यानी हमने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी और हमारी 4,000 हो गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि अचीव हमने 4,000 किया है लेकिन बजट हमारा जो है वो 5,000 का होगा। ऐसे नहीं होता। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में ये होता है कि आपने एक चीज अचीव कर ली है, जो चीज अचीव कर लिया आप उससे ऊपर अचीवमेंट या इम्प्रूवमेंट देंगे। तो 4,000 आपकी करंट बेस लाइन कॉस्ट इस वजह से है, और न्यू एक्चुअल जो आपकी आई है, यानी इस साल आपने और भी बेहतर परफॉर्मेंस दी तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट 3,000 हो गई। और इसमें जो कॉस्ट रिडक्शन है वो आपकी 1,000 है, यानी बेस लाइन और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वही आपकी कॉस्ट रिडक्शन है। पिछले साल जो 5,000 थी आपकी उसको आप इसमें नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये आपकी कॉस्ट रिडक्शन होगी। अब ये यूजेस का मतलब यहाँ पे क्यों यूजेस वर्ड यूज हुआ हुआ है? कॉस्ट रिडक्शन में जो आप ऑप्टिमाइज करते हैं या कॉस्ट सेव करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट में या बिजनेस में। तो ये कॉस्ट जो है वो बेसिकली आपकी एक्चुअल सेविंग होती है। दूसरी टाइप है कॉस्ट इंप्रूवमेंट की, कॉस्ट अवॉइडेंस। इसमें यह है कि आपकी लास्ट ईयर की कॉस्ट 5,000 थी, करंट बेस लाइन कॉस्ट आपकी 7,000 है।
करंट बेस लाइन का मतलब ये है कि 5,000 पिछले साल आई थी और इस साल आपने ज़्यादा फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने से आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ी और इन्वेंट्री की वजह से आपको कॉस्ट इनकर हुई और वो 5,000 से 7,000 पे चली गई। अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 6,000 है। इसमें आपकी कॉस्ट अवॉइडेंस जो है वो 1,000 है। 1,000 कॉस्ट अवॉइडेंस, आपने कॉस्ट अवॉइड कर ली। लेकिन कॉस्ट अवॉइडेंस और कॉस्ट रिडक्शन में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि कॉस्ट अवॉइडेंस जो है वो टेम्परेरी होती है। मसलन आपने इस साल एक प्रोडक्शन का टारगेट था आपका और आपने प्रोडक्शन का टारगेट अचीव किया, लेकिन जो वेयर हाउसिंग थी रिक्वायर्ड, उस वेयर हाउसिंग से आपने कुछ छोटा सा वेयर हाउस जो है वो अवॉइड किया रेंट पे लेने से, या उसकी कॉस्ट कम की टेम्परेरीली, जो कि हो सकता है कि अगले साल हमें दोबारा वो कॉस्ट इनकर हो जाए। तो ये वाली जो चीज़ होती है टेम्परेरी कॉस्ट रिडक्शन बाय टेकिंग सम इनिशिएटिव, जो कि ज़रूरी नहीं होता कि अगले साल भी वो कॉस्ट हमारी ऑप्टिमाइज रहेगी, तो उसको हम कॉस्ट अवॉइडेंस कहते हैं। यानी हमने एक सर्टेन ईयर में एक इस प्रोडक्शन साइकिल के लिए या इस ईयर ईयर के लिए हमने वो कॉस्ट सेव कर ली है, लेकिन अगले साल वो दोबारा इनकर हो सकती है, तो वो कॉस्ट सेविंग या वो कॉस्ट जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट अवॉइडेंस। आपने एक सर्टेन पीरियड के लिए उस कॉस्ट को अवॉइड कर लिया, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में वो दोबारा इनकर हो सकती है। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है कॉस्ट अवॉइडेंस में और कॉस्ट रिडक्शन में। कॉस्ट रिडक्शन जो होगी, जब आप एक दफा पैसे कम कर देंगे तो वो नेक्स्ट ईयर आपकी वो बेस लाइन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट अवॉइडेंस है वो उसमें कॉस्ट जितनी अवॉइड करेंगे आप, वो उस साल के लिए तो अवॉइड हो जाएगी, लेकिन वो आपकी बेस लाइन नहीं बनेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, इसके बाद जो कॉस्ट इंप्रूवमेंट और टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट में जो सेविंग्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कॉस्ट इंप्रूवमेंट की, तकरीबन 1.6 बिलियन की कॉस्ट सेविंग आई है और कॉस्ट इंप्रूवमेंट आई है एक डिपार्टमेंट की। और इसमें जो कॉस्ट रिडक्शन है वो रिकरिंग इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कैरी फॉरवर्ड सेविंग्स हैं, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम इनिशिएटिव्स जो कि बिटवीन द ईयर्स है। मसलन आपने एक प्रोजेक्ट किया इम्प्रूवमेंट का, और उस प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी कुछ सेविंग तो लास्ट ईयर में काउंट हो गई और कुछ सेविंग जो है वो अगले साल के कुछ मंथ्स में काउंट हुई। क्योंकि जब हम कोई कॉस्ट रिडक्शन का प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की जो इम्प्रूवमेंट होती है हम उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से लेके नेक्स्ट 12 मंथ्स तक काउंट करते हैं। तो उन 12 महीनों में से हो सकता है आपने जून में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो जून से दिसंबर तक 6 महीने तो उस ईयर में काउंट हो जाएगी सेविंग, और बाकी जो 6 महीने की सेविंग है वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी, उसको कैरी फॉरवर्ड सेविंग्स कहते हैं। और इसमें कुछ सेविंग्स जो है वो ऐसी होती हैं जो आप अपने बजट में प्लान कर लेते हैं, इंक्लूडेड इन आईओपीएल, मतलब वो आप बजट में प्लान कर लेते हैं, बजट के अंदर वो अकाउंट फॉर होती हैं। तो ये सारी सेविंग्स जो है वो बिक गए हैं, और इसमें से कुछ सेविंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट में सेविंग कहते हैं। ये नॉट नेसेसरली रिकरिंग, ये रिकरिंग हो सकता है हो या ना हो, और ये ओवर एंड अबव दी आईओपीएल होती है। यानी बजट में जो आपने प्लान किया होता है उसमें से ये सेविंग्स होती हैं। आपने बजट को कम करके ये सेविंग्स डिलीवर करनी है, जो टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट में सेविंग होती है। तो ये इन दोनों कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस है, और कॉस्ट इंप्रूवमेंट हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि इसमें रिकरिंग भी होगी, इसमें वर्सेस लास्ट ईयर इम्प्रूवमेंट्स होंगी एक्चुअली। और टीडीसी या टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट में जो सेविंग्स हैं वो बेसिकली आपकी बजट में से सेविंग होंगी, और हो सकता है कि वो ऐसी सेविंग्स हों जो सिर्फ कॉस्ट अवॉइडेंस से आई हो, यानी इस साल में तो वो सेविंग अचीव होगी लेकिन अगले साल में वो सेविंग अचीव ना हो। लेकिन आपने बजट में से सेव कर दिया तो इसका मतलब है कि उस टाइम जो प्रोडक्शन हुई उस पीरियड में उसमें आपने अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर दी। तो ये बेसिकली
टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट में रिडक्शन होगी, या आपकी बॉटम लाइन पे, उस साल की बॉटम लाइन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी ये जो टीडीसी की कॉस्ट होगी। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि कौन सी कॉस्ट जो है वो किस कैटेगरी की होती है। कॉस्ट इम्प्रूवमेंट और टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट, ये रिकरिंग कॉस्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो रिकरिंग होती है, और टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट रिकरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। रिकरिंग का मतलब है ये नेक्स्ट ईयर भी कॉस्ट हमारी इम्प्रूव ही रहेगी या दोबारा इनकर हो जाएगी। और कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट इम्प्रूवमेंट में कैरी फॉरवर्ड शामिल होती हैं, टीडीसी में नहीं होती। और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो ओवर एंड अबव द आईओपीएल नहीं होती, ये वर्सेस लास्ट ईयर एक्चुअल कंपेयर की जाती है। और जो टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट है ये वर्सेस आईओपीएल होती है, यानी ये बजट से कंपेयर करके सेविंग कैलकुलेट की जाती है। तो एक्चुअल सेविंग आपकी एक सर्टेन पीरियड की वो वाली होती है जो ओवर एंड अबव द आईओपीएल हो। यानी जब आप बजट बनाते हैं, बजट बनाते हुए आप सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, आप उसमें करेंसी वैल्यूएशन डी वैल्यूएशन को कंसीडर करते हैं, आप उसमें फोरकास्टिंग करते हैं प्लान्स की, अपनी प्लानिंग की या प्रोडक्शन प्लान्स की। तो वो सारी चीज़ें अकाउंट फॉर करते हुए आप एक बजट बना के अप्रूव करवाते हैं। तो जब वो अप्रूव हो जाता है बजट, तो उसमें से आपने जैसे भी इनिशिएटिव लिया और सेव की कोई कॉस्ट, तो उसको हम कहेंगे कि ओवर एंड अबव दी बजट है, और ये सेविंग आपकी बॉटम लाइन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। ये ज़्यादा वैल्यूएबल सेविंग होती है। जो कॉस्ट इंप्रूवमेंट होती है वर्सेस लास्ट ईयर एक्चुअल, इसमें चूंकि बाकी चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन का, अदर फैक्टर्स का, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसका डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये कॉस्ट इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन ये डायरेक्ट हो सकता है बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट ना कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग की ऑपरेशन में कौन सी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि कॉमन कॉस्ट इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें कन्वर्जन कॉस्ट है जिसमें सेविंग हो सकती है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पे कॉस्ट आती है। इसके बाद मटेरियल वेस्ट या रीवर्क, इसको रिड्यूस करने से कॉस्ट इम्प्रूवमेंट आती है। मटेरियल वेस्ट यानी कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो ज़ाय ना हो रहा हो, वो वेस्ट ना हो रहा हो। जी फराज। जी सर, मैंने पूछना था कि यू हैव जस्ट टोल्ड अस के IOPL इज अ मेथड ऑफ मेकिंग एनुअल बजट। व्हाट डज IOPL स्टैंड फॉर? आईओपीएल एक इंटरनल टर्म है जो आप समझेंगे बजट के अल्टरनेट के तौर पे यूज होती है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जार्गन्स बनाए होते हैं, अपने वो बनाए होते हैं टर्मिनोलॉजी इंटरनल। तो इसको आप ये समझें कि आईओपीएल बेसिकली बजट को ही कहते हैं एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में। जी शुक्रिया। जी, मटेरियल वेस्ट और रिवर्क रिडक्शन है। इसके बाद है यील्ड इंक्रीज। आप अगर यील्ड इंक्रीज कर लेते हैं, यानी आउटपुट अपना बढ़ा लेते हैं और इनपुट्स को कम कर लेते हैं, वो किस तरह होगा? वो भी इसी तरह होगा कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं या अपनी मटेरियल की वेस्टेज को कम करें, तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, या नॉन क्वालिटी कॉस्ट को कम करें और क्वालिटी का आउटपुट बढ़ाएं तो आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। डिफेक्ट्स को कम करें, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा रीफार्मुलेशन और रेसिपी चेंज करने से भी कॉस्ट रिडक्शन होती है या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है। रीफार्मुलेशन, अपना जो आपकी रेसिपीज हैं, आपकी फार्मूलेशन है, उसको रीफार्मुलेट करके देखें, रेसिपी चेंज करके देखें। और इसके अलावा इन्वेस्टेड कैपिटल जो है, जो आपका कैपेक्स होता है, उसको आप रिड्यूस करके देखें, तो जो है आपकी कॉस्ट इम्प्रूवमेंट होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट इम्प्रूवमेंट या कॉस्ट रिडक्शन क्यों ज़रूरी है।
यही क्यों करना चाहिए, कॉस्ट रिड्यूस ही क्यों करनी चाहिए। मेरे जहन में भी ये सवाल आता था बाज दफा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट ही अर्न करना है तो वो रेवेन्यू पे क्यों नहीं फोकस करती, ज्यादा मतलब रेवेन्यू अर्न करने पे फोकस कर वो प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी होता है कि रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए ये होता है कि बिजनेस एक्सपैंड हो और सेल्स का वॉल्यूम बढ़े और रेवेन्यू आए, और जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। वो प्रॉफिट तो ज्यादा होता है उससे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि ज्यादा ना हो रही हो। परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी आती है बॉटम लाइन, वो शायद उस तरीके से ज्यादा ना हो रही हो। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, रेवेन्यू बढ़ाने की भी एक लिमिट होती है। और अगर मतलब रेवेन्यू बढ़ाने पे मैक्सिमम एफर्ट की जा चुकी है तो फिर क्या करें, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट तो बढ़ाना ही है, बिजनेस तो बढ़ाना ही है, बिजनेस तो बेहतर करना ही है, इम्प्रूवमेंट तो देनी है। तो अगर रेवेन्यू पे कैप लग गया और बहुत ज्यादा एफर्ट करने के भी इम्पैक्ट वो नहीं आ रहा, तो फिर क्या किया जाए। तो ये क्वेश्चन हर इंडिविजुअल के माइंड में आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है उसमें एक सेल्स रेवेन्यू होता है बेस, सबसे जो मेन इनकम है आपकी, और उसमें से आप माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। वो वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करते हैं तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास, हर ब्रांड का, हर प्रोडक्ट का मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स आती है, एबिट उसको कहते हैं। और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स में से टैक्सेस आप माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहते हैं। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको बढ़ाने के आप देख लेंगे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, रेवेन्यू को बढ़ा दें, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट टर्म है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू में। रेवेन्यू बढ़ा दें वो बढ़ जाएगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन लार्ज स्केल होने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो नहीं उसके साथ बढ़ती, तो इस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन बात तो ये होता है कि रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो टैक्स भी बढ़ जाता है, तो टैक्सेस का इम्पैक्ट भी वहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर हम कॉस्ट रिड्यूस करें, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों में से कोई भी रिड्यूस करें, तो उसमें हम टैक्स भी सेव कर सकते हैं और हम प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। और इस केस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी अगर हम कॉस्ट को कम करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को या वेरिएबल कॉस्ट को। तो हमने दो तरीके मेनली डिस्कस किए हैं। अगर रेवेन्यू बढ़ाएं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ना बढ़े। दूसरा ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा तो टैक्सेस भी बढ़ेंगे तो प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ेगा। और अगर हम कॉस्ट कम करेंगे, लेकिन हम कॉस्ट कम करेंगे तो कॉस्ट कम करने से ये है कि हमारा रेवेन्यू यूं समझिए कि उतना ही रहा तो टैक्स भी उतना ही रहेगा जितना पिछले साल था, लेकिन कॉस्ट कम होने से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी पर यूनिट हमारा प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी और पर यूनिट में भी। तो ये पर यूनिट की जब हम बात करते हैं वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी है, और अगर हम एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात करें तो वो प्रॉफिट है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम, हमारे जहन में जब क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू बढ़ा के भी तो प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, तो रेवेन्यू बढ़ाने से उतना प्रॉफिट नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए, या जितना कॉस्ट रिड्यूस करने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो इस वजह से रेवेन्यू बढ़ा के प्रॉफिट अचीव करना इज नेवर ए बेटर ऑप्शन देन achieving profit by optimizing cost।
इसलिए कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये वही यहाँ पे बात आ रही है जो मैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे ज़रा उसका एक सिनेरियो बताया मैं। सिनेरियो ये है कि हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं, एक ये है कि इंक्रीज रेवेन्यू और स्ट्रेटजी टू है कि ऑप्टिमाइज कॉस्ट, प्रॉफिट अचीव करने के लिए। क्योंकि फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसी के अराउंड घूमता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसकी उसकी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए। एक है कि हमने सेल्स रेवेन्यू बढ़ाया, 110 पे ले गए, उससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सेल्स रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 35। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इसमें 75 होगा और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 45 है। अगर हम इस केस में हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं रेवेन्यू इंक्रीज करने पे, तो इसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा है। अब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स जो है वो 30 यहाँ पे बनती है, और सेल्स टैक्स अगर लगाएं तो सेल्स टैक्स 17.6 इसमें से माइनस हो जाएगा 16% के हिसाब से, क्योंकि वो इनकम पे होता है टैक्स। अब नेट गेन इसमें जो है वो आया हमारे पास 12.4। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें तो ये 11.4 बनता है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स की वैल्यू बेसिकली शो करता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि हम अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करें, हम सेल्स रेवेन्यू रखें कम, 100 पे रखें या ऑप्टिमम लेवल पे रखें, और वेरिएबल कॉस्ट को कम, वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से कम होगी, यहाँ पे 30 आ रही है। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 70 है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है वो 35 है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी चेंज है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 35 है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखें, यहाँ पे 35 है। और जो सेल्स टैक्स है वो भी कम है, 16, क्योंकि इनकम ही कम थी या रेवेन्यू ही कम था, तो सेल्स जो है वो टैक्स कम लगेगा। नेट गेन इसमें 19 है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो 18 है। मतलब 11.4 और 18 का डिफरेंस देखें तो आप, ये इम्पैक्ट है बेसिकली स्ट्रेटेजी टू का, जिसमें हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसीलिए जापानीज इंडस्ट्रीज या जापान के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि हमने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज रखना है और वेस्ट को मिनिमाइज करना है। तो उस हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, और उनके प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी और यूजेबिलिटी भी बेहतर है, सेल्स भी उनकी बेहतर है, और वो कॉस्ट एफिशिएंट होने की वजह से रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो वो ग्रो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, हर कोई जापानी प्रोडक्ट लेना चाहता है। ये स्ट्रेटेजी निकली ही वहां से है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की। जब उन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया, 10 10 15 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया 1950s में, और यूएसए के मुकाबले की कंपनियां बना दी उन्होंने। अच्छा, इसमें बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि कॉस्ट इम्प्रूवमेंट या कॉस्ट रिडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक और इंस्टेबिलिटीज, करंट डिवैल्यूएशन, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन और एफएटीएफ के जो कवानीन हैं उनको अगर हम देखें तो वो बिजनेस के लिए एक चैलेंज है बने हुए। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ती बढ़ती जा रही है, ड्यूटीज भी लगती जा रही हैं, हर चीज उसके दायरे में आती जा रही है। तो हमारी इनपुट्स की या बिजनेस करने की जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। ये चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, उसकी वजह से भी भाई बिजनेस को चैलेंज रहता है।
और सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंशियल अथॉरिटीज भी चैलेंज करती रहती हैं वक्तन फवक्तन के ये प्रोडक्ट्स पे ये क्यों नहीं है, ये प्रोडक्ट्स में क्या ये इश्यूज हैं, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। फूड अथॉरिटीज हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बिजनेस के लिए चैलेंज क्रिएट करती है और इन पे कॉस्ट आती है। करेंसी डीवैल्यूएशन होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो डिप्लीट होंगे, हमारी करेंसी डीवैल्यूएशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन होगी, हमारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए अगर हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं होगी कि हमने बिजनेस में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज रखना है, तो हम फिर मार्केट में competitive नहीं रह सकते। हम अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकते। हम वो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। तो हमें अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि हमारी स्ट्रेटजीज में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि हम इन चैलेंजेस को जो बिजनेस को इनकर हो रहे हैं, इन चैलेंजेस को कोप अप कर सकें और मार्केट में competitive रहें और सस्टेनेबल बिजनेस जो है वो रन करें और सस्टेनेबल प्रॉफिट अचीव करें। तो वो तभी होगा जब हमारी स्ट्रेटजीज में हम इन चैलेंजेस को तभी कोप अप कर सकते हैं, जब हमारी स्ट्रेटजीज में ये चीज़ होगी कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी के तौर पे अपने बिजनेस में लेके चल रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक स्टडी जो है वो प्रेजेंट की गई है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक ऑब्सोलीट स्ट्रेटजी के साथ चलती हैं, तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं कर सकती। यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि जो पहली लाइन है ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है पहला ग्रीन कलर का, टाइप राइटर्स और मूविंग कैरेज इक्विपमेंट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का ग्राफ है। कंपनियां कितनी थी 1800 में, कितनी थी और 1940 में कितनी रह गई। ये 1800 में कम कंपनियां थी, यहाँ से स्टार्ट हुई बनना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, 1900 में ये पीक में चली गई। यानी एक सदी में इन कंपनीज का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा था। यूं समझें कि ये कंपनियां तकरीबन 80 के करीब कंपनियां थी। उसके बाद ये कंपनियां कम होना शुरू हो गई और अगले 20 साल में इन कंपनियों की तादाद दोबारा 20 पे आ गई। यानी इतनी कम हो गई ये कंपनियां। तो 40 साल में ये कंपनियां ग्रो की, 20 साल में ये पीक पे चली गई नंबर इनका, और फिर अगले 20 साल में ये दोबारा बहुत कम नंबर पे आ गई, कंपनियों की तादाद बहुत कम हो गई। ये अगला जो ग्राफ है पर्पल कलर का, ये बेसिकली कार्स या इनक्लोज्ड स्टील बॉडी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का ग्राफ है, जो कार्स बनाने वाली कंपनी है। ये 1900 में स्टार्ट हुई और 1920 में इनकी भी तादाद पीक पे चली गई। ये कंपनियां भी बहुत ज़्यादा थी 1920 में। ये यूएसए की स्टडी है। और उसके बाद इनकी अगले 20 सालों में इनकी भी तादाद कम होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता 1960 में इनकी तादाद भी 20 के करीब बची। बाकी कंपनियां किधर गई? यानी कंपनियों की तादाद बढ़ी और फिर अगले 20 साल में कंपनियों की तादाद बहुत कम हो गई। अब बाकी कंपनियों का क्या बना? बाकी कंपनियां सारी अपना बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकी, या तो वो मर्ज हो गई, या वो एक्वायर कर ली गई, या वो बंद हो गई। तो ये एक स्टडी शो कर रही है, तकरीबन यूँ समझिए कि 1860 से लेके 2000 के दरमियान मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का ये ट्रेंड है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी है वो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है, एरोप्लेन जेट वगैरह बनाने वाली कंपनी है, ये जो ब्लू लाइन है। ये भी तकरीबन 1910 में इन कंपनियों ने काम स्टार्ट किया, इनकी तादाद बढ़ती गई और 1960 में इनकी तादाद मैक्सिमम थी। अच्छा, 1960 के बाद इनकी तादाद इन कंपनियों की कम होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनियां कम होते होते 1900, अगर ये, हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट ने इनको
मोटिवेट किया कोल्ड वार के जरिए। और उसकी वजह से ये है कि जो नेचुरल ट्रेंड था इन कंपनियों के कम होने का, यानी मर्ज या एक्वायर होने का या बंद होने का, वो जरा डिलेड हो गया। और बाद में आके ये कंपनियां जो है इनकी तादाद कम हुई 2000 में। लेकिन ये तीनों ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि जब कोई कंपनियां कोई बिजनेस स्टार्ट करती है नया, तो नए नए सालों में या शुरू वाले कुछ 15-20 सालों में उनकी तादाद ग्रो करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीटर्स मार्केट में नहीं होते, और वो प्राइस भी सेट कर सकती हैं कंपनी और ग्रो भी कर सकती हैं, और इतने चैलेंजेस नहीं होते। लेकिन जैसे ही कंपटीटर्स मार्केट में आते हैं और वो मैच्योर होते हैं, तो उनको अपना बिजनेस सस्टेन करना और अपनी मर्जी की प्राइस मेंटेन करना, सेलिंग प्राइस मेंटेन करना मुश्किल होता जाता है। तो कंपनियां वही सस्टेन कर सकती हैं बाद में जो ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही होती हैं, इनोवेशन कर रही होती हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही होती हैं, रीजनेबल प्राइस में ज्यादा वैल्यू कस्टमर को ऑफर कर रही होती हैं, वही सस्टेन कर पाती हैं। बाकी खत्म हो जाती हैं या मर्ज हो जाती हैं या उनको एक्वायर कर लिया जाता है बेटर ऑपरेटिंग कंपनीज के जरिए। तो ये स्टडी बेसिकली शो कर रही है, रिसर्च स्टडी के, कंपनीज विद मेच्योर प्रोडक्ट्स कैन नॉट सर्वाइव विद एन ऑब्सलीट बिजनेस स्ट्रेटेजी। यानी आपने एक प्रोडक्ट बनाया और सारी जिंदगी आप, यानी कि साला साल आप एक ही प्रोडक्ट बनाई जा रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, उसमें कोई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। आप हर साल उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाली जा रहे हैं, उसमें आप प्राइस, जो भी रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होती है, आप उसको उसका इम्पैक्ट फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देते हैं, और आप इसी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी के साथ, सेम प्रोडक्ट्स के साथ, सेम कॉस्ट के साथ आप कभी भी लॉन्ग टर्म में बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकते। आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, आपको बेटर वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट कम्पिटिटिव होना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तब आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकेंगे। अपनी स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूअसली आपको चेंज करना पड़ेगा। और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो हर स्ट्रेटजी में इम्पोर्टेंट है, हर हाल में इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। फिर ऐसी कंपनियों की तरह जो क्लोज हो रही हैं, जो बंद हो रही हैं, जो एक्वायर की जा रही हैं, अभी आपके सामने है टेलीकॉम कंपनियों की एग्जांपल, टेलीनॉर की एग्जांपल आपके सामने है, यूफोन की एग्जांपल आपके सामने है, और वारिद की एग्जांपल आपके सामने है। वो अपना बिजनेस सस्टेन नहीं कर सके और वो एक्वायर कर लिए गए, उनको दूसरी कंपनियों ने एक्वायर किया जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो ये सिर्फ पुरानी स्टडी नहीं है, हम अपने अगर इर्द गिर्द देखें तो कई ऐसी सिचुएशंस होंगी। अगर मैं नज़र दौड़ाऊं तो बॉटलर्स हैं, वो एक्वायर किए जा रहे हैं। फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, आप एंग्रो को देख लें, उसको एक्वायर किया रिसेंटली फ्रीजलैंड कैंपिना ने, जो उनका फूड कंपोनेंट है एंग्रो का। और टेलीनॉर देखें एक्वायर की जा रही है, यूफोन देखें उसको पीटीसीएल ने एक्वायर किया, वारिद को देखें उसको जैज ने एक्वायर किया। ये सारी कंपनियां जो है वो किस लिए किधर जा रही हैं? कंपनियों की तादाद कम हो रही है ना। और वो काम किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाए, वो सही स्ट्रेटजीज के साथ नहीं ग्रो कर पाए, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाए, तो उनको एक्वायर कर लिया गया, उनकी तादाद कम हो रही है। तो इसी तरह हमारा बिजनेस भी है, अगर हमने लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो हमें वो स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी जिसमें हम मार्केट में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहें। मैसेजेस आ रहे हैं। इंजीनियर तैयब असवर पूछ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, लेबोरेट कॉस्ट इंप्रूवमेंट हाउ पॉसिबल। इन क्वेश्चंस के आंसर में मैं आता हूँ अभी। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू डिफरेंस प्लीज। रेवेन्यू जो है वो बेसिकली, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है ना तो आप अनम्यूट करके ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन पूछ लें। ये जो मैसेज है ये तो मैं उसी वक्त पढ़ूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, लेकिन इनके जवाब दे देता हूँ। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन बेसिकली
वो है जब हमारा टोटल सेल्स होती है और सेल से रेवेन्यू आता है। वो टोटल सेल्स से जो इनकम आती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। या जिस भी चीज, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, हम वो सेल करते हैं, उससे जो हमें पैसे आते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और उस रेवेन्यू में प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के यूनिट के साथ चेंज होती है। हम एक यूनिट बनाएंगे तो क्या कॉस्ट होगी, 2 यूनिट बनाएंगे तो क्या कॉस्ट होगी। जो पर यूनिट चेंज होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आता है। तो जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली उसको कहते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड टू एब्जॉर्ब द फिक्स्ड कॉस्ट। तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन बेसिकली रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से आता है। औ- और फिर वो एब्जॉर्ब करता है फिक्स्ड कॉस्ट को और प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। ऑप्टिमाइज ऑफ कॉस्ट कॉस्ट इंप्रूवमेंट आर पॉसिबल। ये कॉस्ट इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स पे हम मेरी अप्लाई बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी। मैं बहुत नहीं हल्का है अभी सर ये चेक करना कर भी है, इस पे कर लूं क्या रहने दूं? प्राइस रिलेशनशिप। कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप पे। कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप में ये है कि ये बेसिकली फंडामेंटल कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप ये है कि हम एक नई इंडस्ट्री है, अगर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, तो उसमें जो हमारा तरीक़ेकार होता है, हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट नया है या इंडस्ट्री इमर्जिंग है। तो जो प्रोडक्ट बनाने पे हमारी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट प्लस हम 15% प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं उस पे। तो वो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको डाल के हम उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में सेट करते हैं कि इस प्राइस पे हम सेल करेंगे। अब जब प्रोडक्ट नया होता है, मार्केट में इतने ज्यादा कंपटीटर्स नहीं होते, तो हम अपनी मर्जी की प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं और वो बिकता है, क्योंकि कंपटीटर्स नहीं होते और अल्टरनेट्स नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते कस्टमर्स के पास। तो इस वजह से वो जो भी प्राइस सेट करें उस पे परचेज करते हैं मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती है, इंडस्ट्री की मेच्योरिटी के साथ जो कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप है वो चेंज होता है। उसमें ये है कि हम हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे एक कॉस्ट आई और कॉस्ट के ऊपर हम प्रॉफिट जो है वो डाल के प्राइस सेट नहीं कर सकते। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कस्टमर कितनी प्राइस पे कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की, और कितनी प्राइस पे वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास फिर अल्टरनेट्स आ जाते हैं। कस्टमर के पास फिर ऑप्शंस होते हैं, उसके पास कंपटीटर के प्रोडक्ट होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो कंपटीटर के प्रोडक्ट पे चला जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाएगा या अल्टरनेट पे चला जाएगा, तो आपका सेल नहीं होगा। तो ये जो है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री मैच्योर होती है, ये प्रेशर आता है कि आप अपनी कॉस्ट को कम रखें ताकि वो प्रॉफिट मेंटेन कर सकें आप, जो आपने इनिशियली अचीव किया था 15%। जब आप टाइम गुजरेगा, अल्टरनेट ऑप्शंस आएंगे, तो आप अपनी मर्जी की प्राइस जो है या अपनी मर्जी का प्रॉफिट उस पे नहीं ले सकते प्रोडक्ट पे। आपको अपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखनी है तो फिर आपको कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना प्रॉफिट 15% पे मेंटेन कर सकेंगे, क्योंकि कस्टमर जो है वो प्राइस को कैप कर देते हैं। कस्टमर की एक लिमिट होती है कि वो इस लिमिट तक तो इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, इससे ऊपर प्राइस जाएगी तो वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, वो अल्टरनेट पे चला जाएगा या वो अदर ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करेगा, दूसरे ऑप्शंस पे चला जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती है, कंपटीटर्स इन होते हैं, तो कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली डिटरमिन कर रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी या कितनी प्राइस पे वो परचेज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो अथॉरिटी थी कि 15% प्रॉफिट इस पे कॉस्ट पे डाल के आप चार्ज कर लें, वो नहीं रहेगी। आपकी फिर अथॉरिटी ये होगी कि आप अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लें
और प्राइस वही रखें जो कस्टमर पे कर सकता है, तब आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर सकेंगे। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करने के लिए बिजनेस को। इसका जो बॉटम लाइन है वो है, मेच्योर इंडस्ट्री मस्ट लोअर कॉस्ट और इंक्रीज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू टू अचीव प्रॉफिट एंड सस्टेन बिजनेस। वो सिर्फ प्राइस बढ़ा के अपना बिजनेस जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, उसको या तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी या वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, कस्टमर जो समझे वैल्यू, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू वो ज्यादा होनी चाहिए। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बेहतर होने का मतलब ये है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सुपीरियर समझे, कि इसकी क्वालिटी बेहतर है या इसकी क्वांटिटी ज्यादा है या इसकी कोई ऐसी चीज है जो कस्टमर चाहता है, टेस्ट फॉर एग्जांपल बेहतर है, तो इस वजह से कस्टमर खरीदे आपका प्रोडक्ट। या तो वो बढ़ा लें कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, या अपनी कॉस्ट कम कर लें ताकि कस्टमर जो है वो सस्टेनेबली आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहे। तो ये ये प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इक्वली दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। अच्छा, ये हमने जो अभी तक बात की है वो सारी बात ये थी कि why organizations need to reduce cost, क्यों ये जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट रिड्यूस करें। तो क्या कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या तरीकेकार हैं, कैसे वो एक्सीलेंस या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अचीव कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम इस पे बात करते हैं। यहाँ जो कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, आप कहेंगे ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके तो बिजनेस ही इतने बड़े हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी हो या एक शॉप हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है। और बिजनेस जो है बेसिकली वो आप देखें कि छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है, उसमें प्रोसेसेस होते हैं। उसको सिस्टम के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस एक सिस्टम होता है और हर सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस होते हैं। और वो प्रोसेस है बेसिकली जो डिटरमिन करता है कि आउटपुट जो है वो हमारा डिजायर्ड होगा या नहीं होगा। आपका प्रोसेस कैसा है, वो प्रोसेस डिटरमिन करता है कि आपका बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन करती हैं, ट्राई टू लर्न एंड इम्प्रूव, मतलब कस्टमर से फीडबैक लेती हैं, उससे सीखती हैं और फिर अपने प्रोसेसेस को बेहतर करती हैं। और ये गूगल जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड कंपनी है बेसिकली। ये अपनी एक्सीलेंस ऐसे इंश्योर करती है कि कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन करती है, यानी नई नई चीजें, वैल्यू एडिशन करते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करते हैं और प्रिंसिपल्स की बेस पे कंपनी चलाते हैं। ज़ारा जो है ये कांस्टेंट डिमांड सेंसिंग करता है with ability to bring new product range in shops within 2 weeks। आप इमेजिन करें कि एक कंपनी ने कस्टमर का फीडबैक कंटिन्यूअसली नोट किया मार्केट से। ये ज़ारा बेसिकली कपड़े बनाने वाला ब्रांड है, रिटेल ब्रांड है, जो यूँ समझें कि इनकी बुटीक्स हैं, ड्रेस की शॉप्स हैं और पूरी दुनिया में ये फीडबैक रिसीव करते हैं कस्टमर्स का। और इनकी एबिलिटी है, जब ये कोई ऐसा फीडबैक आ जाए, कस्टमर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायर कर रहा है, तो ये उस प्रोडक्ट की डिमांड सेंसिंग के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को की डिमांड सेंसिंग के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर डिजाइन करके, मैन्युफैक्चर करके, ट्रांसपोर्ट करके रिटेल शॉप्स तक पहुंचा देते हैं कस्टमर को कि ये कस्टमर की डिमांड थी, तो ये लें 2 हफ्ते के अंदर, यानी 14 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो आपका शेल्फ पे आया पड़ा है, आप वो खरीद लें। तो ये बेसिकली इतना फास्ट और एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आप इमेजिन करें
कि 14 दिन में कैसे पॉसिबल है कि उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी आ रही है और वो डिज़ाइन भी कर रहे हैं प्रोडक्ट, और वो मैन्युफैक्चर भी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, और वो मार्केट में डिलीवर भी कर रहे हैं, अवेलेबल भी बना रहे हैं उसको। तो ये इनका प्रोसेस है, इनका एजाइल प्रोसेस है, बड़ा फास्ट इनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी है। तो ये उसको मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोसेस को इस तरह से, यानी कि compete कर रहे हैं मार्केट में। अमेजोन है, अमेजोन कंज्यूमर वैल्यू और फीडबैक ऑब्सेस्ड है, यानी कंज्यूमर वैल्यू किस चीज़ को कर रहा है और क्या फीडबैक दे रहा है, उसकी बेसिस पे ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बेहतर करते हैं कंटिन्यूसली। और जो कस्टमर कहता है, जिस चीज़ को कस्टमर वैल्यू करता है, ये अपने प्रोसेसेस को मॉडिफाई करके उस कस्टमर के फीडबैक के अराउंड जो है वो अपने सिस्टम्स डेवलप करते हैं। यानी जो कस्टमर कहेगा ये वैसे कर देते हैं अपना सिस्टम। कस्टमर का मतलब है एक कस्टमर नहीं, जो इनके ज्यादातर कस्टमर्स का फीडबैक होगा, ये अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को वैसे कर देंगे। ये अमेजोन भी तो बेसिकली जो है वो प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट है, ऑनलाइन या फिजिकल दोनों। ये उन प्रोडक्ट्स को रखेंगे जिनकी कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होगी, और उन प्रोडक्ट्स को वैल्यू करेंगे, ज़्यादा उनके साथ बिजनेस करेंगे। जिनके प्रोडक्ट्स को कस्टमर ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे तो उनके प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स पे रखेंगे, उनको डिस्प्ले करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये बेसिकली कस्टमर ऑब्सेस्ड है। इसके बाद पोर्शे है, पोर्शे मैनेजमेंट सिस्टम है इनका। ये अलाइनमेंट और एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं टू इम्प्रूव, यानी इनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अलाइंड होते हैं इनके कस्टमर फीडबैक के साथ। और ये अपने लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को आइडियाज़ दे सकें, लॉन्च कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये भी प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। यानी आप देखें कि जो जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो कि हट के है, जो कि डिफरेंट है, जो कि सोचने पे मजबूर करता है कि दे आर डूइंग थिंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए वो टॉप पे हैं या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के। तो हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन लाइंस पे सोचना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें हम मेंशन कर रहे हैं कि गूगल ये करता है, ज़ारा ये करता है, लीन मैनेजमेंट में इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रूट्स हैं। लीन मैनेजमेंट एक ऐसी मेथडोलॉजी या टेक्निक है, जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है, जिसको यूएस वाले लीन मैनेजमेंट कहते हैं। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसकी रूट्स जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं। कस्टमर फोकस्ड, ये लीन मैनेजमेंट कहता है। एजाइल प्रोसेसेस, लीन मैनेजमेंट कहता है। एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स, ये लीन मैनेजमेंट कहता है। अलाइनमेंट, ये लीन मैनेजमेंट कहता है। यानी ये सारी चीजें मोर और लेस ऐसी हैं जो कि लीन मैनेजमेंट में रूटेड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्ट करती हैं टू सेव कॉस्ट। अभी किसी ने मैसेजेस में भी ये क्वेश्चन किया था कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की फिर क्या टेक्निक्स हैं, कौन से तरीके हैं जिनको हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यहाँ जो मैं टेक्निक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जेनेरिक हैं, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, किसी भी प्रोसेस में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, या ऐसा भी नहीं है कि ये किसी भी एक शॉप है तो वहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज अबाउट मेजरमेंट एंड विजिबिलिटी। अगर ये चीज़ें आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप जो है इसको विजिबल बना के, सरफेस पे ला के, इनसाइट बिल्ड करके डिसीजन ले सकते हैं, और वो डिसीजंस आपकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे। इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है इम्प्लीमेंटिंग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। अब
आप सोचेंगे कि ये तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, ये तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, हम कहाँ से इम्प्लीमेंट कर लें इसको अपनी, मतलब अपने बिजनेस में। तो ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इसको यूएस वाले लीन मैनेजमेंट कहते हैं। ये टीपीएस बेसिकली एक मैनेजमेंट टेक्निक है। ये किसी किस्म के भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। इसकी इसका कंसेप्ट आप समझेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टोयोटा तकरीबन बैंक करप्ट हो गई थी। जो कंपनी है टोयोटा पूरी दुनिया में अब जानी जाती है, लेकिन उस वक्त ये वर्ल्ड वॉर 2 1940s की बात है, ये बैंक करप्ट हो गई थी तकरीबन। और जंग हुई थी वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी में, जब उनने एटम बम मारे थे, तो वहाँ क्या डिमांड होनी थी प्रोडक्ट की या गाड़ियों की, क्या डिमांड होनी थी? बहुत कम डिमांड थी। और पैसे भी नहीं थे लोगों के पास, ना ही बिजनेसमैन के पास पैसे थे, ना ही लोगों के पास परचेजिंग पावर थी। जंग के हालात में क्या सिचुएशन होती है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उन्होंने जरूरत के पेश नज़र उन्होंने डिमांड लेड पुल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। अब डिमांड लेड पुल सिस्टम का मतलब ये अभी तक टोयोटा में वो चल रहा है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप पहले ऑर्डर करते हैं, उसके बाद जाके मैन्युफैक्चरिंग का और प्रोक्योरमेंट का और सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये 6 महीने बाद या साल बाद जो आपको गाड़ी मिलती है, ये इसी वजह से मिलती है क्योंकि उन्होंने 1940 में डिमांड लेड प्रोडक्शन सिस्टम या पुल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी कस्टमर उनका एक प्रोडक्ट खरीदता है पहले, उसके बाद वो अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट और सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पुल सिस्टम का मतलब यह है कि कस्टमर इज पुलिंग द प्रोडक्ट, और उस पुल के नतीजे के तौर पे उनका पूरा प्रोसेस या उसके स्टेप्स जो हैं वो मूव करते हैं। यानी इधर से ऑर्डर बुकिंग होती है, इसका मतलब है कि कस्टमर ने पुल किया, जैसे ही ऑर्डर बुकिंग होती है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बिकता पहले है और बनता बाद में है। ये है डिमांड लेड पुल सिस्टम का मतलब। तो जापानीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो बहुत सारी गाड़ियां बना के खड़ी कर दें, ना ही उनके पास इतना पैसा था। और वो समझते थे कि गाड़ियां खड़ी करने का मतलब है कि पैसा इन्वेस्ट करके रोक लेना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, उसको वो वेस्ट कहते हैं या समझते हैं, या उन्होंने उसको वेस्ट डिफाइन किया हुआ है। और उनके पास ना ही इतनी फैसिलिटीज थी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज यूएसए जैसी, ना ही इतना पैसा था यूएसए जितना कि वो गाड़ियां बनाते जाते और स्टोर करते जाते और उनको खड़ी करते जाते। तो उन्होंने लो कॉस्ट पे और लो वेस्ट पे ऑटोमेशन की। जैसे टोयोटा जो है वो कुड नॉट अफोर्ड टू मेंटेन हाई इन्वेंट्री लेवल, वो गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं थी, तो वो उन्होंने लो कॉस्ट ऑटोमेशन की। ये बेसिकली क्या कंसेप्ट है? बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हम जो मास प्रोडक्शन करते हैं, हम जो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, हम जो स्टोर करते हैं चीज़ों को, वो बेसिकली वेस्ट है। उस वेस्ट को कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी तो बिजनेस जो है वो एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। आप इमेजिन करें कि अब टोयोटा की गाड़ियां पूरी दुनिया में बिकती हैं उनकी क्वालिटी की वजह से, उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से। तो उसमें जो पीछे स्ट्रेटेजी है वो यही स्ट्रेटेजी है कि वेस्ट कम से कम हो और कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहे, और किसी भी ऐसी चीज पे हमने पैसा नहीं लगाना जो वेस्ट चला जाए। मतलब टोयोटा अगर ये करता कि 5 लाख गाड़ियां बना के खड़ी कर देता और उसकी कॉस्ट जो है वो कस्टमर से चार्ज करता, तो क्या कस्टमर पे करता उसे? कस्टमर डेफिनेटली पे ना करता।
Okay, thank you. I hope you people can now see my screen. वो पिछली स्लाइड से थोड़ी सी बता दें। जी, इस स्लाइड में भी हैव मेड 2-3 पॉइंट्स, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग में उनकी जो डिमांड लेड पुल सिस्टम है वो बेसिकली वेस्ट को रिड्यूस करता है, और वेस्ट जो है वो टोटली वो कॉस्ट होती है जो हम कंज्यूमर से लेते हैं, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन कोई नहीं होता कंज्यूमर या प्रोडक्ट में। मसलन इन्वेंट्री मेंटेन करने की कॉस्ट उसमें आती है, अननेसेसरी मूवमेंट की कॉस्ट उसमें आती है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट उसमें आती है, और उसमें आती है ओवर प्रोडक्शन की और ओवर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट वो होती हैं जो टोयोटा ने ख़त्म कर दी। उन्होंने डिमांड लेड पुल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और हम पहले ऑर्डर करते हैं बाद में वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो उससे जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो मैक्सिमम होती है। ना ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ती है, ना ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ना इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों की जो कॉस्ट होती है वो वेस्ट होती है। तो वो कोई कॉस्ट वेस्ट नहीं करते, इसलिए उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, और वो अफोर्डेबल प्राइस पे ऑफर कर सकते हैं। तो वो सस्टेन कर रहे हैं अपने बिजनेस को। और ये टोयोटा ने जो 1940 के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद, इस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके जो ग्रो किया, 10 से 15 साल में वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल कंपनी बन गई। इन्होंने इतना सेल की कि पूरे यूएस की सारी कंपनियों ने मिलकर उतनी गाड़ियां सेल नहीं की थी जितनी इन्होंने 10-15 साल में कर दी। और ये क्रॉस कर गए यूएस की सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में। तो यूएस की कंपनियों ने बेसिकली इसको एज ए चैलेंज लिया कि कैसे पॉसिबल है कि एक जापान की कंपनी जो है वो यूएस की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ रही है और वो ग्रो कर रही है ज्यादा। तो उन्होंने फिर अपने साइंटिस्ट भेजे स्टडी करने के लिए कि जाएं देखें ये क्या कर रहे हैं जो हमसे बेहतर कर रहे हैं और इनका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो वो बेसिकली वेस्ट को मिनिमाइज करके अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे बाय यूजिंग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको बाद में यूएस वालों ने, अपने साइंटिस्ट ने जाकर लीन मैनेजमेंट का नाम दे दिया, और आगे ये हमारा सिस्टम है। तो ये हाउस ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग या टोयोटा वे में क्या चीजें होती है इंपॉर्टेंट, ये इसमें ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको कहते हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की फाउंडेशंस। फाउंडेशंस या बुनियाद, जैसे किसी घर की बुनियाद होती है। अब फाउंडेशन में सबसे पहले ये है ऑपरेशनल स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है। सबसे पहले इसमें स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सीखना है, करना है, लेवल प्रोडक्शन करनी है, और विजुअल मैनेजमेंट, इसको वो कहते हैं हिजुमका ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। इसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं काफी सारे जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। मसलन 5S इसका टूल है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इसका टूल है, सेंटर लाइनिंग इसका टूल है। बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या टीपीएम, ऑटोनोमस मेंटेनेंस और प्लान मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये वो मेंटेनेंस है जब टोयोटा की गाड़ी आती है उसके साथ एक मैनुअल आता है, और उस मैनुअल में लिखा होता है कि इतने किलोमीटर के बाद आपने ऑयल चेंज करवाना है, इतने किलोमीटर के बाद आपने फिल्टर्स चेंज करवाने हैं, इतने किलोमीटर के बाद आपने गाड़ी का बड़ा पैकेज करना है, इतने किलोमीटर बाद छोटा पैकेज करना है। ये सारी चीजें बेसिकली टीपीएम का पार्ट है। यानी कि उन्होंने पहले ही डिटरमिन कर दिया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट की जो लाइफ है वो इतनी है, इतना चलाने के बाद आपने उसे चेंज कर देना है। अगर वो आप करते रहेंगे प्लान्ड मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ऑटोनोमस मेंटेनेंस, तो आपकी गाड़ी रिलायबल रहेगी, वो कभी खराब नहीं होगी, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये बेसिकली टीपीएम का पार्ट है। इसी तरह अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में करें, हम टाइम पे चीजें चेंज करें, टाइम पे अपडेट करें, तो उससे ये होगा कि हमारे ब्रेक डाउन्स नहीं आएंगे, अनप्लान्ड ब्रेक डाउन्स नहीं आएंगे, अनप्लान्ड स्टॉपेजेस नहीं आएंगी। तो हमारा ना टाइम वेस्ट होगा ना पैसा वेस्ट होगा। 1 घंटा अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में 1 घंटा प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाए तो कितना वेस्ट होता है आप इमेजिन करें। जितने मजदूर होते हैं सारे बैठ जाते हैं, उस टाइम की प्रोडक्शन नहीं हुई, टारगेट मीट नहीं होता, बड़े उसमें सारा का सारा वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा है वो काइजन है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसमें क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो इंश्योर करते हैं, और काइजन बेसिकली वो इनेबल करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स मुसलसल करते रहें एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में और सिस्टम्स में। तो ये जो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कैसे करनी है, वो टीम्स बना देते हैं छोटी छोटी, जिनको वो कहते हैं उन उन टीम्स को भी वो नाम देते हैं कि ये ग्रुप है एक, जो कि ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स कंटिन्यूअसली करता रहेगा। और इस टेक्निक को या इस इनिशिएटिव को वो कहते हैं काइजन, यानी कंटिन्यूअस बट स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स वो अपने प्रोसेसेस में एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में करते रहे। इसके बाद ये पिलर्स हैं, जस्ट इन टाइम पिलर है, एम्प्लॉयज का एक पिलर है, और बिल्ट इन क्वालिटी का एक पिलर है। बिल्ट इन क्वालिटी को वो जिडोका कहते हैं, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है ऑटोनोमेशन, मतलब ऑटोमेशन विद ह्यूमन इंटेलिजेंस। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि सिर्फ उस टाइम राइट प्रोडक्ट राइट टाइम बनाना है, राइट अमाउंट में, ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी, ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी, और इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी, वेस्ट एलिमिनेट करना है। टैग टाइम है बेसिकली कि अपनी प्रोडक्शन को डिमांड के साथ मैच करना, कि हमें एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे का टाइम मिला हुआ है डिमांड के मुताबिक। यानी अगर कस्टमर की डिमांड 100 यूनिट है तो 100 यूनिट बनाने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो 100 यूनिट पर मंथ है। तो एक मंथ में हमारे पास कितने घंटे हैं और हर घंटे में कितनी हमने गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी है, इस तरह का जो अलाइनमेंट है उसको टैग टाइम कहते हैं। साइकिल टाइम हमारे प्रोसेस का कितना है, पुल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है, कानबान सिस्टम, वन पीस फ्लो, और जस्ट इन टाइम प्लांट लेआउट, जस्ट इन टाइम परचेजिंग। यानी उनने सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पुल सिस्टम के मुताबिक बनाया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉयज को वो रेस्पेक्ट देते हैं, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनको हाईली मोटिवेट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन। एक मैं स्टडी देख रहा था उसमें कंपैरिजन दिया हुआ था कि जापान की कंपनियां यूएसए की कंपनियों के मुकाबले में क्या डिफरेंट कर रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें यह था कि जापान की कंपनियों ने अपने नए वर्कर को या ऑपरेटर को, जो मशीन के उनके सिस्टम में काम करता है, उसको हर नए आने वाले को 385 या 380 के करीब उन्होंने ट्रेनिंग आवर्स दिए थे, यानी उनको ट्रेन किया था। और यूएस की कंपनियां जो है वो 20 से 25 घंटे उनको ट्रेन करती, यानी इतना डिफरेंस था बड़ा। तो उनके एम्प्लॉयज जो है वो उनको रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन सारा कुछ देते हैं, और उनके क्वालिटी सर्कल डेवलप करते हैं। ये वो ग्रुप होता है क्वालिटी सर्कल का जो काइजन करता है बेसिकली। ये अभी मैं बता रहा था कि काइजन जो है वो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, वो कौन करता है, वो क्वालिटी सर्कल करता है। और क्वालिटी सर्कल में कौन होते हैं, ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है 5-6 लोगों की, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, और वो बेसिकली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स का काम कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो है वो स्टैंडर्डाइज करते हैं नई प्रैक्टिस को। अच्छा, इसके बाद जिडोका या ऑटोनोमेशन है, क्वालिटी एट द सोर्स ऑफ एरर प्रूफिंग।
यानी वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कंज्यूमर को पास नहीं होने देते, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड ऑन जो है वो बेसिकली एक, यूं समझे कि एक अलार्म सिस्टम होता है। जब भी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आएगा या डिफेक्ट आएगा तो ये एंड ऑन जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, अलार्म करेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, मैन्युफैक्चर हुआ, उसको या तो आइसोलेट कर लें या फिर प्रोडक्शन स्टॉप कर दें जब तक ठीक नहीं होता। तो ये बेसिकली इस तरह की ऑटोमेशन उन्होंने की भी है, या वो सेपरेट कर देता है प्रोडक्ट को, जो डिफेक्ट है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं होने देता। 5 बाय और 5S मेथड्स जो हैं वो इसमें यूज होते हैं, बिल्ड इन क्वालिटी एजुकेशन का। ये सारी चीजें करने के बाद जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी फाउंडेशन और पिलर्स के बाद उसकी पीक आती है, जिसमें कस्टमर फोकस्ड वो रहते हैं, हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट। कस्टमर फोकस्ड, हाईएस्ट क्वालिटी और लोएस्ट कॉस्ट, बेस्ट सेफ्टी, हाईएस्ट मोरल, ये वो अचीव करते हैं। शॉर्टेस्ट लीड टाइम, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज, ये वो सारी चीजें हैं जो वो अचीव करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस सस्टेन करता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट है रिलेटिवली। लेकिन ये रिजल्ट किस चीज का है, नीचे ये सारी चीजें वो करते हैं तो उसका रिजल्ट ये लो कॉस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी आती है। ये ऐसे नहीं है कि लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी कहने से या उसको इम्पोर्टेंस देने से आ जाती है, और उसके लिए वो स्पेसिफिक अपने प्रोसेसेस और सिस्टम्स और एम्प्लॉयज को इनेबल करते हैं और डिजाइन करते हैं सारा कुछ, तो वो अचीव करते हैं। तो वन ऑफ द वे टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट इज बाय अप्लाइंग द हाउस ऑफ लीन और टोयोटा वे, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी वीडियो है जो इसकी इम्पोर्टेंस को जाहिर करती है कि टोयोटा वे, टोयोटा जो कि बैंक करप्ट कंपनी थी, इनके पास पैसा नहीं था, क्या इन्होंने डिफरेंट किया कि ये यूएस की कंपनियों को भी क्रॉस कर गई। ये छोटी सी वीडियो आप देखिएगा। Trying to become lean. And we'll talk a little bit about that. So this subject matter comes out of the Japanese automotive industry. And unlike aerospace engineering and structures and controls and aerodynamics, where you can go to the laboratory and see what's happening and do experiments and things. In this field, you have to go to where it's actually being practiced, because that's the body of knowledge comes from that field. So this all kind of came to the surface in 1990 when MIT published a book called The Machine That Changed the World. It was a study of the Japanese, North American, and European automotive manufacturing. And this is a plot given then of production of cars. These are all the US car manufacturers, and here's Japan. And what do you see in that chart? What jumps out at you? What's the first thing you see? Japan increasing a lot faster than the US. Yeah, it's about going. Yeah. So that's one thing. Japan has just steady growth. What's the next thing you see? Inconsistent, right? This is the typical US thing, you know, you kind of overproduce, underproduce, overproduce, and the Japanese are nice, smooth, and steady. There's a lot of data in The Machine That Changed the World, and we're not going to go through all this, but I want to make a couple points. First of all, the data in this chart is product development and manufacturing. Now, a big mistake a lot of US companies made when they read this book was that lean's a manufacturing paradigm. It's a manufacturing system. In fact, most of my friends, when they talk to me, say, oh, you're in lean manufacturing. The Japanese never saw it that way. They implement lean right back in engineering and product development. Okay, so in product development, for instance, the average engineering hours in the new car, 1.7 million for Japanese, 3.1 million for US, almost twice the number of engineering hours for the same car. Supplier share of engineering. How many of the suppliers are actually doing engineering compared to just supplying parts? 51% in Japan, 14%
in the US. So we're going to be talking about that tomorrow in the engineering section. That's design. Here's production. Let's just get a couple numbers. Quality defects per 100 vehicles, 60 for Japanese, 82 for US. Training hours of new workers, 380 for Japan, 46 for US. That's probably not because the Japanese need more training. ओके, ये वो बात थी ट्रेनिंग आवर्स से रिलेटेड और इंजीनियरिंग और डिफेक्ट्स और क्वालिटी से रिलेटेड, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ये बेसिकली जापानीज का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था उसमें कुछ डिफरेंसेस थे जिनकी वजह से वो बेहतर हो रहे थे, यूएस से बेहतर प्रोडक्शन कर रहे थे। और उनमें एक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि वो अपने वर्कर्स को एवरेज 380 घंटे ट्रेन करते थे, और यूएस जो है वो अपने लोगों को या अपने एम्प्लॉयज को 46 घंटे ऑन एन एवरेज ट्रेनिंग देते थे। तो ये उनकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज थी, ये उनकी इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयज थी, जो उन्हें इस काबिल बनाती थी कि वो लेस क्वालिटी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करें, कम वक्त में अपने वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाएं। यानी कि 1.7 घंटे ऑन एन एवरेज उनके इंजीनियर लगा रहे थे एक पार्ट को बनाने के लिए, और 3 कुछ घंटे यूएस के इंजीनियर्स लगा रहे थे उसी पार्ट को बनाने के लिए। तो ये टाइम जब कम हुआ, तो टाइम कम होने का मतलब है कि कॉस्ट सेव हुई, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सस्टेन की, ग्रो की। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो आउट परफॉर्म कर गया यूएस की कंपनियों से, और फिर उनसे यूएस की कंपनियों ने सीखा ये चीज़ें। ये यूएस में कोर्स पढ़ा रहे हैं एक प्रोफेसर, और वो बता रहे हैं कि जापान ने कैसे बेहतर प्रोड्यूस किया। तो लीन एंटरप्राइज या लीन कंपनी में क्या होता है बेसिकली, एक लीन कंपनी होती है जहाँ लोग आइडियल बिहेवियर्स शो करें और कॉमन वेज ऑफ वर्किंग जो है उनको यूज करते हुए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी डिलीवर करें टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड डिलीवर सस्टेनेबल रिजल्ट्स, और वो सस्टेनेबल रिजल्ट्स को डिलीवर करें। लीन में बेसिकली दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक है आइडियल बिहेवियर्स। आइडियल बिहेवियर्स कैसे आते हैं? आइडियल बिहेवियर्स का मतलब है जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं वो वही काम करें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हो, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए। गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सपोर्टिंग प्रोसेसेस। ये नहीं हो सकता कि आपके प्रोसेसेस जो है वो बेकार हों, वो किसी खाते के ना हो, और आप कहें कि बंदे हमारे जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करें। इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि मोटरवे पे हमारे लोगों का बिहेवियर और होता है और हाईवे पे बिहेवियर और होता है। तो इस बिहेवियर के चेंज होने की वजह जो है वो बेसिकली सिस्टम है या प्रोसेस है कि मोटरवे पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई स्पीड या रॉन्ग लेन या कोई भी ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी उस पे आइडेंटिफाई होने की चांसेस ज़्यादा हैं, उनका चालान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर 20 किलोमीटर पे ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं और कैमरास होते हैं जिनसे आइडेंटिफाई हो सकता है। तो वो प्रोसेस उनका बेहतर है, इस वजह से वहाँ ज़्यादा लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, लोग ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जबकि हाईवे पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए लोग अपनी मर्जी से रैश ड्राइविंग भी करते हैं, ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, सिग्नल भी ब्रेक करते हैं, रॉन्ग साइड भी यूज करते हैं। तो ये बेसिकली जो सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको भी एफिशिएंट होना ज़रूरी होता है ताकि लोग आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करें एम्प्लॉयज कंपनी के।
और कॉमन वेज ऑफ वर्किंग का मतलब है ब्रिंगिंग द डायमेंशंस ऑफ एक्सीलेंस टू लाइफ, वैल्यू क्रिएशन, पीपल को इनेबल करना, अलाइन ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव वेज ऑफ वर्किंग। ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली कॉमन वेज ऑफ वर्किंग है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो लोग कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रहे होंगे और रिजल्ट्स जो है वो सस्टेनेबल हो रहे होंगे। ये एंड टू एंड कंसेप्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्रूवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है या या वो सेल्स में होती है या प्रोडक्शन में होती है। इम्प्रूवमेंट हर लेवल पे होती है, पूरी वैल्यू चेन में, सोर्सिंग से लेके एंड कंज्यूमर तक। जो डिलीवरी है, जो डिस्प्ले है, जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की, वहाँ तक जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जिस लेवल पे आप इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे अल्टीमेटली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो बाज दफा ये होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि अकाउंटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं हम। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहाँ पे भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर हम उनको उस एंगल से देखें तो या समझें तो। सॉरी। मसलन अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या अपॉर्चुनिटी होती है या हो सकती है कॉस्ट सेव करने की। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। मसलन जो लेटर्स बनते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो फॉर्म्स होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर में कर दें, ऑनलाइन कर दें, अप्रूवल्स ऑनलाइन कर दें, पेपर वर्क जो है उसको ख़त्म कर दें, तो कॉस्ट सेव हो सकती है। अगर एनुअली आप देखें तो आई कैन इमेजिन दैट thousands of papers and printing cost may be saved in only in this way। तो ये ऐसे नहीं होता कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में या सेल्स में ही कॉस्ट सेव हो सकती है, बल्कि किसी भी फंक्शन में कॉस्ट सेव की जा सकती है। ये एंड टू एंड वैल्यू चेन यहाँ पे दिखाई भी है, एक जो स्टार्ट होती है प्रोक्योरमेंट से या सोर्सिंग से, फिर वेयर हाउसिंग आती है, उसकी स्टोरेज। अब आप बताएं कि सोर्सिंग में कहाँ पे सेविंग हो सकती है या चांसेस होते हैं सेविंग के। सोर्सिंग में ये है कि आप अल्टरनेट सप्लायर पे जाएं, डिफरेंट सप्लायर्स को सिलेक्ट करें, एक्सप्लोर करें, उनके साथ बेटर निगोशिएट करें, और जो मिक्स है डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लायर्स का, बड़े सप्लायर, छोटे सप्लायर, कौन सा रिलायबल है, कौन सा वेरिएशन काज करता है, कौन सा करीब है, कौन सा दूर है, ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ से कॉस्ट है, उसको, इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई रॉ मटेरियल है जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल सप्लायर पे जा सकते हैं अगर वो क्वालिटी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे दे। तो सोर्सिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कॉस्ट सेव करने की। इसके बाद स्टोरेज है रॉ मटेरियल की। जितनी आप मिनिमम स्टोरेज रिक्वायर करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी, यानी आपको इन्वेंट्री कम से कम मेंटेन करनी पड़ेगी, आपकी स्टोरेज की कॉस्ट कम हो जाए। वो कैसे कम होगी, इन्वेंट्री कम से कम कैसे मेंटेन करेंगे आप? बाय बेटर फोरकास्टिंग और बाय बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग। आप जो है वो
मिनिमम कर सकते हैं अपना इन्वेंट्री लेवल। जितनी आपकी फोरकास्ट एक्यूरेट होगी, जितनी आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग एक्यूरेट होगी, उतनी आप कम डेज की इन्वेंट्री पे रिलाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, कन्वर्जन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो सकती है? लेबर की कॉस्ट सेविंग हो सकती है, एफिशिएंसी बढ़ाने से कॉस्ट सेविंग हो सकती है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम करने से कॉस्ट सेविंग हो सकती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ऑप्टिमाइज करने से आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। यहाँ भी सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जो टाइम लगता है लोडिंग अनलोडिंग में और प्रोडक्ट को या मटेरियल को फाइंड करने में, उसकी जोनिंग है, सेक्टरिंग है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की। उसमें एबीसी क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की, वो किस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, जो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री लेवल है वो कितने डेज का मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने से आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी आउटसोर्सिंग करने से भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो रिटेल है और की अकाउंट्स हैं, वहाँ पे क्या सेविंग हो सकती है? कॉस्ट सेविंग। तो जो रिटेल है और की अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आपकी जो डिस्प्ले की कॉस्ट है, जो आपकी प्रमोशंस की कॉस्ट है, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप चेक करें। आप बेटर डिस्प्लेस लगवाएं वहाँ पे, बेटर विजिबिलिटी करें, उससे आपका रेवेन्यू बेहतर हो जाएगा और कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। इसके बाद आता है कंज्यूमर शॉपर एक्सपीरियंस। क्या आप कंटिन्यूअसली कंज्यूमर शॉपर का जो एक्सपीरियंस है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपने प्रोसेसेस में और प्रोडक्ट्स में चेंजेस या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर नहीं कर रहे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस लेवल पे भी सोचें और काम करें। ये एंड टू एंड कंसेप्ट है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा था कि किस लेवल पे कौन सी चीजें करने से कॉस्ट ऑप्टिमाइज की जा सकती है। मोस्टली हम जब बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं यार इसकी इस डिपार्टमेंट की क्या कॉस्ट होगी, यहाँ पे क्या कॉस्ट सेविंग करें हम, इसको छोड़ें, मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, इसको छोड़ें, डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो हर लेवल को देखने की जरूरत होती है पूरी वैल्यू चेन में, बिजनेस की वैल्यू चेन में। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पिछली स्लाइड की कंटिन्यूएशन है कि हमें एंड टू एंड वैल्यू चेन के कंसेप्ट में फंक्शंस के दरमियान जो साइलोज होती हैं उनको ब्रेक करना चाहिए। यानी सेल समझता है ये प्रोडक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन समझती है ये सेल की वजह से लॉस हो रहा है, और सप्लाई चेन समझती है ये इम्प्रॉपर डिमांड जो है वो सेल्स ने नहीं दी हमें, और सेल समझती है हमें सप्लाई सही टाइम पे नहीं मिली। मैन्युफैक्चरिंग कहती है हमें रॉ मटेरियल सही टाइम पे नहीं मिला, और डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रही है, प्रोडक्शन प्लान चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें जो है ये साइलोज हैं जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे मुद्दा डाल के तो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इन साइलोज को ब्रेक करना चाहिए। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, और पूरी बिजनेस वैल्यू चेन की जो आउटपुट है वो मुतासर होती है अगर उसमें एक भी कड़ी या लिंक जो है वो बॉटल नेक बना पाओ। जो बॉटल नेक को उसको आइडेंटिफाई करें और उसको इम्प्रूव करें ताकि किसी भी लेवल पे कोई स्लो ना काम करे। फंक्शनल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए,
तमाम एंड टू एंड प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहिए। अलाइंड गोल्स और फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होनी चाहिए, और एंड टू एंड प्रोसेसेस जो है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। मसलन यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आइडिया टू लॉन्च का प्रोसेस होना चाहिए, एचआर प्रोसेसेस के लिए हायर टू रिटायर का प्रोसेस होना चाहिए। ये एंड टू एंड प्रोसेसेस हैं। सप्लाई चेन में प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस होना चाहिए, और सेल्स में ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस होना चाहिए। ये एंड टू एंड प्रोसेसेस हैं। इस तरह प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करके और एंड टू एंड मॉनिटर करके साइलोस ब्रेक करके आप अपने बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो हम बात करें, लीन मैन्युफैक्चरिंग के क्या गोल्स हैं बेसिकली? जब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं या टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, उस वक्त हम क्या गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इससे हमें क्या अचीव होगा? उससे हम ये गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जीरो ब्रेक डाउन होंगे मैन्युफैक्चरिंग के या सर्विस डिलीवरी के या सेल्स के, और जीरो डिलेज होंगे, हमारा प्रोडक्ट डिले नहीं होगा, जीरो डिफेक्ट्स होंगे, डिफेक्ट्स नहीं होंगे हमारे प्रोडक्ट में, और पेपर वर्क नहीं होगा, पेपर नहीं होगा हमारा, और इसके अलावा जीरो एक्सीडेंट्स होंगे और जीरो इन्वेंट्री लेवल होगा। ये एंड गोल्स हैं जो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अचीव करना चाहता है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप इमेजिन करेंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या पीछे करना पड़ेगा अपनी वैल्यू चेन में, और अगर हम ये गोल्स अचीव कर लें तो कितनी ही कॉस्ट हमारी सेव होगी। एक्सीडेंट्स की वजह से कॉस्ट, इन्वेंट्री की वजह से कॉस्ट, डिलेज की वजह से कॉस्ट, डिफेक्ट की वजह से कॉस्ट, ये सारे बेसिकली वो कॉस्ट या वेस्ट है जो हम प्राइस में चार्ज कर रहे होते हैं कस्टमर से। अब इसका अगर हम आधा भी काम कर लें तो इसका मतलब है कि हम फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नॉर्मल से, उसी प्राइस में रहते हुए। मतलब कंज्यूमर प्राइस पेइंग ना करें, इंक्रीज ना करें, हम अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके ये वाली चीज़ें अचीव करके हम जो है वो बेहतर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं। लीन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है या करने की कोशिश करती है, तो मैंने बताया कि उसमें पहले पहले फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फाउंडेशंस जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक आप जो है वो दूसरे उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद पिलर्स हैं इनक्रेब। यहाँ पे यूसेन बोल्ट की एग्जांपल दी हुई है कि उसका स्केलेटन जो है beneath his skin, it's all forms the foundation of body, स्ट्रॉन्ग स्केलेटन उसका। और इसी तरह लीन की फाउंडेशन जो है वो उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इनक्रेडिबल स्टेमिना इज इनेबल्ड बाय द सुपर एफिशिएंट मशीनरी, और सुपर एफिशिएंट मशीनरी या पिलर्स जो है वो इनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और द हार्ट एंड लंग्स, ये हार्ट एंड लंग्स बेसिकली एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए टीपीएम है मैन्युफैक्चरिंग में। और कोई वेस्ट या फैट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ प्योर मसल्स होने चाहिए, परफेक्ट स्पोर्ट गियर सिस्टम होना चाहिए, और लॉट ऑफ पैशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको दुनिया में नंबर वन बना सकती हैं कि आप वेस्ट पे काम करें, आप वैल्यू एडिशन पे काम करें, आप अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें।
और ये अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर गोइंग लीन, आप वेस्ट को कम करके लीन की तरफ जा रहे हैं। कभी आपने इमेजिन किया है कि ये जो सारी चीजें, इन्वेंट्री, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, रीवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें वेस्ट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मूवमेंट भी। और इन वेस्ट की जो कॉस्ट है वो कंपनी चार्ज कर रही होती है कस्टमर से, और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही होती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इन चीज़ों को लोग ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल समझते हैं कि यार कभी वेट थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत ओवर प्रोडक्शन हो गई है कोई मसला नहीं है, ओवर प्रोसेसिंग हो गई है कोई मसला नहीं है, कुछ ना कुछ रीवर्क तो करना ही पड़ता है, थोड़े बहुत डिफेक्ट्स तो होते हैं। इन सारी चीजों को जब ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल समझने लगती है ना, तो इसका मतलब है दे विल नॉट पुट एफर्ट टू रिड्यूस रीवर्क, दे विल नॉट पुट एफर्ट टू reduce overproduction, they will consider waiting a normal practice, और उसको कम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे। तो जब वो इसको नॉर्मल समझेंगे तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर को चार्ज होती रहेगी कॉस्ट, और उनको पता भी नहीं होगा कि ये वेस्ट है और इनको इम्प्रूव भी करना है या हमने इस पे एफर्ट भी करनी है कोई। तो जब तक एफर्ट नहीं होगी तब तक तो कोई कॉस्ट सेविंग नहीं हो सकती। इन सारी चीजों को कम करने से आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आठवां जो वेस्ट है वो अंडर यूटिलाइज टैलेंट भी है। आपके पास कोई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो जिनकी कैपेसिटी है कुछ ज्यादा करने की और आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक वेस्ट है, एट्थ टाइप ऑफ वेस्ट। क्या आप समझते हैं कि इन सारी चीजों की कॉस्ट जो है वो आपको कस्टमर पे करना चाहेगा? अगर आप कस्टमर से पूछें कि हमने मटेरियल स्टोर करना होता है और स्टोर करने पे हमें कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्ट हम आपसे लेंगे, वो कहेगा ना स्टोर करें, मुझे डायरेक्ट बना के दे दे, मुझे तो नहीं ये कॉस्ट बेयर करनी। अच्छा, आप कहें जी हमें वेट करना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए, तो वो वेट की कॉस्ट भी हम आपसे चार्ज करेंगे, वो कहेगा ना करें वेस्ट, ना करें वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन ना करें, ओवर प्रोसेसिंग ना करें, वो कहेगा ट्रांसपोर्ट ना करें, इसी शहर में बना के दे दें। तो ये सारी चीजें काम करने के लिए हमें ही एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, इस इन वेस्ट की टाइप में से एक को हम यहाँ पे जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्वेंट्री को। अब इन्वेंट्री को हर बंदा वैसे नॉर्मल समझता है यार, मटेरियल स्टोर तो करना ही है ना, हमने बना के रखना ही है ना मटेरियल, ये किधर करें हम, या क्यों ना स्टोर करें, फिर डिमांड ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो हम कैसे डिलीवर करेंगे, कोई मसला आ जाए डिलीवरी में, ट्रांसपोर्टेशन में, कैसे डिलीवर करेंगे? तो ये तो हमने करना ही है स्टोर, इतने दिन का स्टॉक तो हमने रखना ही है। अब ये जो चीज है ये जब हम नॉर्मल समझने लगते हैं तो हम इसको इन्वेंट्री को कम करने के लिए एफर्ट नहीं करते। इसका मसला ये है कि बहुत सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को इन्वेंट्री जो है वो छुपा देती है। मसलन कौन सी, इन्वेंट्री लेवल जब ज्यादा होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो छुपे रहेंगे, सरफेस पे नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि मटेरियल हमने स्टोर किया हुआ है। जब भी कोई मसला आता है हम उस स्टोरेज में से मटेरियल दे के जान छुड़ा लेते हैं। मसलन क्या यहाँ पे, अब ये पहली पिक्चर में देखें तो जब भी वर्क इन प्रोसेस का इश्यू आएगा, वर्क इन प्रोसेस का, वर्क इन प्रोसेस का मतलब है वो मटेरियल जो अंडर प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस का इश्यू होगा तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री में से मटेरियल उठा के दे देंगे। अच्छा, डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है, डिफेक्टिव यानी कि प्रोडक्शन हमारी कम हो गई ना, क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन कम हुई, हमने इन्वेंट्री में से उठा के दे दिया। अच्छा, इसके अलावा
मटेरियल की शॉर्टेज हुई या मटेरियल का कोई इशू हुआ, वो भी हमने क्या किया, हमने इन्वेंट्री में से दे दिया। तो ये जितने स्क्रैप हुआ, रीवर्क हुआ, डाउन टाइम हुआ, इन सब को छुपाया होता है इन्वेंट्री ने। यानी कि इन्वेंट्री होगी तो हम इन्वेंट्री में से मटेरियल यूज कर रहे होंगे, कस्टमर को डिलीवर कर रहे होंगे, लेकिन हम डाउन टाइम को कम करने की एफर्ट नहीं कर रहे होंगे उस टाइम, और वो सरफेस पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बेसिकली वर्क इन प्रोसेस ज्यादा होना, जितना वर्क इन प्रोसेस ज्यादा होगा उतना लीड टाइम ज्यादा होगा और उतना इनएफिशिएंट प्रोसेस होगा। जितना डिफेक्ट्स ज्यादा होंगे उतना लॉस होगा, वेस्ट होगा। डिफेक्टिव मटेरियल का स्क्रैप होगा तो लॉस होगा, रीवर्क होगा तो लॉस होगा, डाउन टाइम होगा तो वेस्ट होगा। ये सारे छुप जाते हैं इन्वेंट्री में। अगर आप इन्वेंट्री का लेवल कम करें तो ये चीजें सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं, फिर इन पे काम होगा। वर्क इन प्रोसेस क्यों ज्यादा है, जिसको कम करें। डिफेक्टिव मटेरियल क्यों आ रहा है जी, इसको कम करें। इन्वेंट्री नहीं होगी तो फिर ये प्रॉब्लम सरफेस पे आएंगे और इन पे कोई एफर्ट स्टार्ट होगी, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम होगी और दूसरे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऑपरेशनल, ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है लीन बाय डिजाइन का कंसेप्ट। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की एक ऐसी टेक्निक है जो स्टार्ट में कोई भी नहीं कंसीडर कर रहा होता, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंसीडर कर रही होती है। ये कंसेप्ट ये है बेसिकली, ये शुरू में जब आप कोई फैक्ट्री लगा रहे होते हैं या नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं बड़ी से बड़ी लगा लूं ताकि फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी जो डिमांड है प्रोडक्ट की, जैसे वो बढ़ेगी तो मेरे पास कैपेसिटी हो कि मैं उसको डिमांड को पूरा कर सकूं। लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स आप ये नहीं सोचते कि शुरू में जब डिमांड कम होगी तो मैं कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होगी कि नहीं होगी, मैं कम बंदों से काम भी कर सकूं, ज्यादा बंदों से काम भी कर सकूं। तो ये पहला ग्राफ बेसिकली शो कर रहा है प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को, जिसमें एक प्रोडक्ट ये है आपका, ये प्रॉफिट मार्जिन है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता है और फिर कम हो जाता है, और ऊपर जो है वो सेल्स रेवेन्यू है। किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ऐसे होता है कि वो इंक्रीज होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। अगर आप उसमें इनोवेशन ले आते हैं तो ये लाइफ साइकिल जो है वो इस तरह से होता जाता है, फिर यहाँ से नया, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आ गया, यहाँ से नया, इस तरह से होता जाता है, तो वो सस्टेन करता है। पहला इंट्रोडक्टरी फेज होता है, फिर ग्रोथ का, फिर मेच्योरिटी का, फिर डिक्लाइन का, और फिर अबैंडनमेंट का होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका यही लाइफ साइकिल होता है। अब इस लाइफ साइकिल में शुरू में प्रोडक्शन बहुत कम करनी पड़ती है क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होती, प्रोडक्ट नया होता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। जब ग्रोथ आती है तो डिमांड बढ़ती है, जब मेच्योरिटी आती है मैक्सिमम डिमांड होती है, पीक होती है, और प्रोडक्शन भी पीक में करनी पड़ती है। तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन करें कि वो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें, कि वो एबल हो टू प्रोड्यूस मोर और लेस विद सेम कॉस्ट पर यूनिट। ये ना, ये यानी कि आप 100 यूनिट बनाएं या आप 1 लाख यूनिट बनाएं, आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो उतनी ही रहनी चाहिए जितनी 100 पे है। आप लाख बनाएं तो भी आपकी कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही रहनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्लेक्सिबल होगी। आपने 100 बनाना है तो उतने ही बंदे रखें, उतनी मशीन चलाएं, उतनी एनर्जी कंज्यूम करें जितनी 100 के लिए रिक्वायर्ड है। ये ना हो कि आप बनाना आपने 100 हो और आपको मशीनरी 1000 की चलानी पड़े या 10,000 की चलानी पड़े, एनर्जी आपको 10,000 की कंज्यूम करनी पड़े प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप एक बंदे से भी काम ले सकें और ज्यादा बंदों से भी काम ले सकें। इसी तरह स्पेस रिक्वायरमेंट है। स्पेस रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें लीस्ट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो ऑक्युपाई करें, कम से कम स्पेस।
इसमें जो एक कंसेप्ट है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक सेल जो है वो कंप्लीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की सलाहियत रखता है। जब आपने कम बनाना हो तो एक सेल चलाते हैं, जब आपने उससे ज्यादा बनाने हो दो, फिर ज्यादा बनाने हो तीन, इस तरह से हर सेल जो है वो बढ़ाते जाते हैं। तो हर सेल जो है वो कम से कम स्पेस में पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है। ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा डिजाइन है, लीन में यूज होता है। अच्छा, इसके बाद लीस्ट वेस्ट होना चाहिए उसमें, और कम से कम मोशन हो, फोर्क लिफ्टर की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। आप फैसिलिटी ऐसे बनाएं कि मटेरियल को ज्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, ज्यादा मूव ना करना पड़े एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। रॉ मटेरियल को फैसिलिटी में लाने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट को स्टोरेज में लेके जाने के लिए इतना ज्यादा वेट ना करना पड़े, अपना ट्रैवल ना करना पड़े, या मोशन कम से कम हो, ये वाली चीजें कंसीडर करें आप। तो आप लीन बाय डिजाइन, लीन बाय मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन को आप एडॉप्ट करें, इससे भी बहुत सारी कॉस्ट सेव होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है लीन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन की। एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन, इसकी जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम प्रोडक्शन वॉल्यूम। और एक ये डिजाइन है, इसमें आप देखें और इसमें आप देखें, जो मटेरियल की मूवमेंट है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे जा रही है, और इसमें आप मटेरियल की मूवमेंट देखें यहाँ से ये मूवमेंट है। तो ये कम डिस्टेंस है या ये कम डिस्टेंस है। तो इस तरह से एक ये मेथड है कि यहाँ से आप इस तरह का लेआउट बनाएं। मोस्टली जो लीन बाय डिजाइन का लेआउट होता है वो यू शेप या एल शेप डिजाइन होता है। एक तरफ से मटेरियल इन होता है और दूसरी साइड से मटेरियल आउट होता है। या अगर एल शेप है तो एक साइड से दाखिल होगा, दूसरी साइड से आउट होगा। ये वाला जो डिजाइन है ये बेसिकली यू शेप डिजाइन है, ये यू बन रहा है ऐसे। इसके अलावा जो है वो एल शेप डिजाइन होता है। ये जो है ये स्ट्रेट डिजाइन है, इसमें डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसमें मोशन भी ज्यादा है, ट्रैवलिंग भी ज्यादा है, स्पेस भी ज्यादा है। यहाँ स्पेस भी कम है, मूवमेंट भी कम है, मोशन भी कम है। तो इस तरह का डिजाइन जो है वो होना चाहिए। मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं, सेलुलर डिजाइन अलग है, लेकिन वो हर किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबिलिटीज के मुताबिक इनको देखना है हमने। ये सेलुलर लेआउट है जो अभी मैं जिसका तज़किरा कर रहा था, और ये फंक्शनल लेआउट है। नॉर्मली हमारा जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में होता है वो फंक्शनल डिजाइन होता है, जिसमें एक पार्ट ने बनना होता है, वो पहले इस डिपार्टमेंट में जाता है, फिर इस डिपार्टमेंट में जाता है, यहाँ से फिर इस स्टेप पे जाता है, इस स्टेप से फिर दोबारा इस डिपार्टमेंट में आ रहा है, इधर से निकल के वो फिर इस स्टेप में यानी कि कंप्लीशन के स्टेप में जा रहा है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जबकि सेलुलर लेआउट में एक प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट एक ही सेल के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, ये प्रोडक्ट इस सेल के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, ये प्रोडक्ट इस सेल के अंदर मैन्युफैक्चर होता है पूरा, ये प्रोडक्ट इस सेल के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, और इनको कंबाइन करके वो जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो अगर कम बनाने होंगे तो ये एक एक सेल चलेगा, ये एक कंप्लीट सेल है, फ्लो लाइन सेल। अगर ज्यादा बनाने होंगे तो इस तरह के वो ज्यादा सेल चला देंगे। अब ये कम बंदों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, ज्यादा बंदों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट इसकी चेंज नहीं होगी। अगर एक सेल चले या दो सेल चले तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो ये एक लीन बाय डिजाइन का वो प्रैक्टिस है। ये देखें, ये फंक्शनल लेआउट दिखाया हुआ है, और यहाँ पे सेलुलर लेआउट दिखाया हुआ है। ये एक सेल है ये वाला, ये दूसरा सेल है, और ये लाइन है,
इसमें सेलुलर लेआउट में क्या होता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूव मटेरियल फ्लो होता है, रिड्यूस क्यू एंड टाइम, यानी लाइन में नहीं लगना पड़ता मटेरियल को, इन्वेंट्री कम से कम होती है, स्पेस कम लगती है इसमें, टीम वर्क बेहतर होता है, वेस्ट कम से कम होता है, और ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है सिस्टम प्रोडक्शन का। 5S जो है इसका क्या बेनिफिट है, ये क्या बेसिकली टेक्निक है, इससे भी कॉस्ट सेविंग हो सकती है या नहीं हो सकती। 5S बेसिकली प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट का टूल है। ये कोई बहुत सारे लोग इसको वैसे तो कहते हैं कि ये हाउस कीपिंग है, सफाई सुथराई, लेकिन ये टाइम सेव करता है, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये वेरिएबिलिटी कम करता है, ये इसके बड़े फायदे हैं। 5S इज नॉट ए हाउस कीपिंग टूल ओनली, ये पूरी एक फिलोसफी है जो कि फंडामेंटली प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती है। प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करती है, टाइम सेव करके, वेस्ट कम करके, और एफिशिएंसी बढ़ा के ये प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती है, और वेरिएबिलिटी जो है उसको कम करती है ये 5S टेक्निक। तो इसके बड़े फायदे हैं, ये इम्प्लीमेंट करने से भी कॉस्ट सेव होती है बहुत ज्यादा, अगर इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करके सस्टेन किया जाए। अच्छा, इसके बाद है लीड टाइम या सर्विस टाइम को हम नॉर्मल समझते हैं कि ये इतना लीड टाइम है वैल्यू चेन का, सप्लायर से लोगों कंज्यूमर तक, इसमें हम मेजर ही नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा कि इन्वेंट्री लेवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीड टाइम के, जितना लीड टाइम ज्यादा होगा उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी, और हम इस लीड टाइम को कम कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज फ्रॉम एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का है या किसी चीज का, उसमें से हम वेस्ट को कम करके और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को कम करके लीड टाइम को कम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं, कि कुछ को रिड्यूस और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सारी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को, और सिर्फ वो एक्टिविटीज रह जाती हैं जो नेसेसरी होती हैं, तो हमारा लीड टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है। लीड टाइम जब शॉर्ट होता है तो उसमें क्या फायदा होता है उसका, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, स्टॉक जो है उसमें कम स्टोर करना पड़ता है, सर्विस बेटर हो जाती है। लीड टाइम कम होगा तो इन्वेंट्री कम होगी, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उसके बाद कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, फ्रेशनेस इंप्रूव हो जाएगी। ये सारे फायदे लीड टाइम को कम करने के होते हैं। इसके बाद है फ्लो थिंकिंग। फ्लो थिंकिंग में ये है कि स्मॉल मशीन का कंसेप्ट होता है। इसमें ये होता है कि आप एक बड़ी मशीन की बजाय आप बहुत सारी छोटी मशीन्स को यूज करें, जिससे क्या होता है कि ये साइमल्टेनियस या पैरेलल प्रोसेसिंग को इनेबल करती है, और ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप एक बड़ी मशीन की बजाय बहुत सारी छोटी मशीन्स को यूज करके फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टूल है कॉस्ट को सेव करने का। अब हम टाइम हमारे पास शॉर्ट है और ये सेशन काफी सारा रहता है, हम सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।